तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक लंबा समय गुजारने के बाद संविधान का भाग 1, 2, 3 और 4 और 4A यानी कुल 5 पार्ट को, भाग को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे से किया। अब उसके बाद एक लंबा भाग है जिसको भाग 5 कहा जाता है और उसके बाद फिर एक लंबा भाग है जिसको भाग 6 कहा जाता है। ये भाग 5 और भाग 6 सरकार से संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है। भाग 5 में केंद्र सरकार का प्रोविजंस किया गया है और भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में प्रोविजंस किया गया है हमारे देश में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि चूँकि सरकार हम लोग पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का हर जगह स्ट्रक्चर्स एक समान नहीं है, एक तरह का नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड वैश्विक दृष्टि पर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर जगह सरकार की एक संरचना नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले अपने देश के सरकार के स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि एक सैद्धांतिक रूप से, थ्योरिकली ये पढ़ें कि आखिर सरकार की संरचना में होता क्या है, कितनी तरह की सरकारें हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। तो जहाँ तक सरकार का संरचना का प्रश्न है, तो इसको अभी तक जो भी पाया जाता है वैश्विक स्तर पर, उसके दो रूप होते हैं। एक रूप को बोलते हैं एकात्मक सरकार, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, और दूसरे प्रकार की जो सरकार होती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघात्मक सरकार। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि वैश्विक स्तर पे अभी वर्तमान समय में जो सरकार के रूप आम तौर पे उभर करके सामने आते हैं, वो दो रूप आते हैं, एक एकात्मक सरकार और दूसरा संघात्मक सरकार, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। अब दोनों को देखते हैं कि होता इसमें क्या है। तो इसमें जो है सिर्फ एक सरकार होती है, यानी वन गवर्नमेंट होता है, और वो जो एक सरकार होगी वह केंद्रीय सरकार होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ होगा। ठीक है। और जो संघात्मक सरकार होता है गवर्नमेंट, उसमें जो होता है वो आम तौर पे दो सरकार होती है, और दो सरकार में एक तो होगा केंद्रीय सरकार और दूसरा जो इसका रूप होगा वो होगा राज्य की सरकार। राज्य की सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट। अब इसका
इसमें जो समझने वाली बात है आपको कि हम पहले प्रश्न करते हैं तब हम बताएंगे कि ये जहां एकात्मक सरकार है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो क्या वहां राज्य नहीं होते हैं? तो फिर वहां का शासन कैसे चलता है? और अगर वहां राज्य होते हैं और वहां राज्य का भी शासन चलता है, तो फिर जो संघात्मक सरकार में राज्य हैं, उनके और एकात्मक सरकार के राज्यों के बीच क्या अंतर है? ये असल सवाल है। तो इसका जवाब है कि जहां एकात्मक सरकारें हैं वहां भी स्टेट होगा, ऐसा बात नहीं कि स्टेट नहीं होगा, और जहां संघात्मक सरकार है वहां भी स्टेट्स होंगे। लेकिन दोनों के स्टेट में क्या डिफरेंस होगा कि यहां के जो स्टेट्स होंगे यानी राज्य होंगे वह स्वतंत्र नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि क्या होंगे? तो केंद्र के अधीन होंगे, केंद्र के अधीन यानी सेंट्रल के कंट्रोल में होंगे। जैसे कि सेंट्रल अपना गवर्नर वहां नियुक्त कर देगा और ये गवर्नर क्या होगा? पूर्णतः पूरी तरीके से केंद्र के प्रति उत्तरदायी होगा। और पहली बात तो ये, दूसरी बात कि राज्यों के लिए जो कानून होगा वो संसद बनाएगी। ये डिफरेंस होगा, यानी राज्यों में कोई स्वतंत्र रूप से व्यवस्थापिका नहीं होगा, कोई स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका नहीं होगा और कोई स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका नहीं होगा, बल्कि ये तीनों शक्तियां किसमें निहित हो जाएंगी? केंद्र में। और केंद्र इन सारी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? गवर्नर के माध्यम से। जबकि इसके विपरीत जो यहां की राज्य सरकारें होंगी, जो यहां का स्टेट्स होगा, वो पूरी तरीके से, यहां पर गलती हो गया, स्वतंत्र नहीं लिखी है, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां क्या होगा? ये स्वतंत्र होगा और प्लस सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका है, तो जहां संघात्मक व्यवस्था होगी वहां वो राज्य खुद अपने लिए कानून बनाएगा, और जो वहां व्यवस्थापिका होगा वो उसमें से एग्जीक्यूटिव चुनाएगा, जैसे मुख्यमंत्री हो गया या गवर्नर ही हो जाएगा। तो वो चुनाव होगा या तो वहां की जनता करेगी या वहां के विधायक करेंगे, और वो उसके प्रति अकाउंटेबल होगा, केंद्र के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि एक चीज है सेपरेशंस ऑफ पावर। क्या चीज? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। तो यहां पर क्या होगा कि जो एकात्मक व्यवस्था होगा
उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, सारा का सारा पावर सेंट्रल में इन्वेस्ट होगा। और यहां क्या होगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाएगा और इसके लिए क्या होगा, तो लिस्ट बनेगा। कैसे? लिस्ट यानी सूची। और वो सूची कितने तरह का होगा, तो 3 तरह का, यानी सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ठीक है। और इस तरीके से जो स्टेट लिस्ट होगा उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, उसको लागू करेगी। और जो सेंट्रल लिस्ट होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लागू करेगी और न्यायपालिका नहीं पालन करने वाले को दंडित करेगी। तो इस तरीके से शासन का ये रूप हम लोग को दिखने को मिलता है। अब देखिए कि इसका उदय कैसे, पूरी की पूरी आधुनिक विचारधारा है, तो इसका उदय कैसे होता है। तो उदय पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि इसका जो उदय हो रहा है, यानी किसका, एकात्मक व्यवस्था का, तो इसका उदय ब्रिटेन में यानी ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। और इस व्यवस्था का जो उदय होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। अब बात समझ में आई। और ये दोनों इसके आदर्श हैं, यानी यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो आइडियल शेप है वो ब्रिटेन है और उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ ये हुआ कि जहां पर वहां की पार्लियामेंट बनी हुई है उस गली का नाम वेस्टमिंस्टर है। और जिस प्रकार की पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहां डेवलप हुआ है तो उसी को हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। अब बात समझ में आई। तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसका एक दूसरा टाइप भी है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये शासन का एक दूसरा रूप है। ब्रिटेन जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनाया तो उसने उस यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अप्लाई करने के लिए कि कैसे वो सरकार चलेगी, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर्स उसने बनाया और उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है वही सुप्रीम होता है। पहली बात, सुप्रीम का मतलब क्या कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वहां सुप्रीम कोर्ट होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए होती है कि जो पार्लियामेंट कानून बना दे उसके अनुसार जो है वो निर्णय करे। उन बने हुए कानून का जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार ऐसे शासन व्यवस्था में नहीं होता है। बात समझ में आई। दूसरी शब्दों में कि यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पाया जाएगा,
जहां पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या हुआ कि यहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे, बल्कि डिपेंडेंट रहेंगे। कैसे? तो पार्लियामेंट पर। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर से ही एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका अंग जो है निर्मित होता है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वो अपने दल के लोगों को ही से मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, और यही उस देश का एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका कहलाता है। और ये अकाउंटेबल होता है किसके प्रति? तो पार्लियामेंट के प्रति। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे वहां के लोअर हाउस का, जिसे ब्रिटेन के लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और भारत के लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, तो उसके प्रति अकाउंटेबल होता है वो। तो इसका मतलब वहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग नहीं, लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव बन रहा है, और एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट किस पर है? तो लेजिस्लेटिव पे। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम वहां की संसद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जुडिशियरी है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है इस टाइप के गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं रखता है। पार्लियामेंट कोई कानून बना दे तो उसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार इस टाइप के गवर्नमेंट में नहीं। अब बात समझ में आई? अब अगर इसका हम लोग देखते हैं तो यहां जो चीज अपनाई गई है वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यूएसए ने जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनाया तो उसका एक दूसरा रूप भी उभर करके सामने आया कि उसने उस फेडरेशंस को चलाने के लिए, पहले हम लोग ये समझ लें कि वहां ये फेडरेशन आया क्यों, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट का उभरा क्यों। तो इसके पीछे एक हिस्ट्रिकल फैक्ट अकाउंटेबल है, एक ऐतिहासिक तथ्य जिम्मेदार है। और वो तथ्य क्या जिम्मेदार है लिखना है। वो तथ्य क्या जिम्मेदार है? तो ये कि शुरू में जो अमेरिका कॉन्टिनेंट था उसमें 13 कॉलोनी थे, 13 उपनिवेश थे, यानी 13 गुलाम भूखंड। और ये गुलाम किसके थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के। और इन लोगों ने 1776 में अपने आप को एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र तो कर लिया, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहली ये कि ये अपनी स्वतंत्रता को पुनः खोना नहीं चाहते थे। जो 13 कॉलोनी थे, इनका ये विचार था कि अब हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये था, इसमें समस्या ये थी कि अगर 13 के 13 अलग अलग रहेंगे तो इन्हें इनके फिर गुलाम होने का डर था। इसलिए बाहरी आक्रमण से बचने के लिए और बाहरी आक्रमण से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये जरूरी था कि ये 13 के 13 एक हो जाए, तभी ये फॉरेन इन्वेजन से बच सकते थे, अन्यथा नहीं बच सकते थे। ये लोग ब्रिटेन की गुलामी के शिकार हुए ही इसलिए क्योंकि ये अलग अलग थे। तो ये एक ऐसा समस्या था
कि इसका समाधान बहुत मुश्किल था। अगर एक होते तो सबकी स्वतंत्रता चली जाती, और अगर स्वतंत्र रहते तो फॉरेन इन्वेजन्स, विदेशी आक्रमण के शिकार होते और फिर सबकी स्वतंत्रता चली जाती। तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाया गया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाएं कि जिस शासन व्यवस्था में सारा का सारा स्टेट इंडिपेंडेंट दिखे, सिर्फ यूनाइट हो वो उस मामले में जिस मामले में सबकी समस्या एक हो। जैसे फॉरेन इन्वेजन्स हो तो वैसी स्थिति में ये 13 कॉलोनी यूनाइट रूप से उसका सामना करें। जैसे ट्रांसपोर्टेशंस का मामला हो, रेलवे, एयर या रोडवेज, तो इसमें किसी एक स्टेट का नियंत्रण संभव नहीं है। एक स्टेट अपने स्टेट में ही ट्रांसपोर्टेशंस का एक रूपी व्यवस्था चला सकता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस का सिस्टम्स है वो सेंट्रल को दे दिया जाए। या फिर करेंसी, कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट के करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसकी सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे हैं वो सेंट्रल को दे दिया जाए, और बाकी मामलों में हर स्टेट एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। इसीलिए अमेरिका में जितने स्टेट हैं वो सबके अपने संविधान हैं और एक केंद्र के संविधान है। इसीलिए वहां का संविधान सबसे छोटा है, मात्र 10 अनुच्छेद, क्योंकि उसमें स्टेट्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसी प्रकार से वहां दोहरी नागरिकता है। जिस स्टेट्स में कोई रह रहा है वो व्यक्ति वहां का तो नागरिक है ही है, साथ ही यूएसए का भी नागरिक है। तो इस तरीके से जो समस्या थी अमेरिका में, उसके समाधान के कंटेक्स्ट में जो है वो इस टाइप का शासन व्यवस्था, फेडरल टाइप ऑफ शासन व्यवस्था उभर करके सामने आया। और उसके कारण से जो संचालित करने के लिए जो बॉडी उभर करके सामने आई, उसमें प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। मतलब ऐसे इतने अलग अलग तरह के राज्यों के अस्तित्व में ये जरूरी था कि जो सेंट्रल लिस्ट में चीजें शामिल की गई उसमें जो राज्य प्रमुख हो वो शक्तिशाली हो। तो इसलिए यहां प्रेसिडेंट की का इलेक्शंस का प्रोविजंस किया गया और सेपरेशंस ऑफ पावर यहां एस्टैब्लिश कर दिया गया। सेपरेशंस ऑफ पावर से क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का हेड है, वो लेजिस्लेटिव से नहीं बना है, वो स्वतंत्र रूप से इलेक्टेड हुआ है पीपुल ऑफ अमेरिका के जरिए। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर जो था, राज्य स्टेट का जो हेड था गवर्नमेंट का, वो जनता से नहीं चुना जा रहा है, वो एमपी के जरिए चुना जा रहा है। और अकाउंटेबल किसके प्रति है? तो लोकसभा के, माने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति। लेकिन यहाँ जनता के प्रति से चुना जा रहा है, इसलिए वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी ये नहीं है। और वहां सेपरेशन ऑफ पावर पाया जा रहा है और वहां के की लेजिस्लेटिव जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो वहां का लेजिस्लेटिव अमेरिका का एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के थे विल्सन। तो पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ 1919 में। 1918 में वार खत्म हो जाता है और भविष्य में वार नहीं हो इसके लिए विश्व के नेता पेरिस में इकट्ठा हुए और वहां विल्सन ने भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए एक प्रपोजल
रखा जिसको 14 पॉइंट प्रोग्राम्स बोलते हैं, 14 सूत्री कार्यक्रम। ये राष्ट्रपति विल्सन का 14 सूत्री कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें था कि इन 14 सूत्र को अगर विश्व अपना लेगा तो फिर भविष्य में इस प्रकार का फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह भयंकर वार नहीं होगा। अब पता है कि दूसरे देशों ने इस पेरिस शांति सम्मेलन में 14 पॉइंट प्रोग्राम्स को अपना लिया, लेकिन अमेरिका जिसने प्रस्तुत किया था वही नहीं अडॉप्ट कर पाया। क्यों? तो इसलिए कि देश में कोई भी शासन होगा वो वहां के व्यवस्थापिका के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। तो अगर राष्ट्रपति कोई समझौता करता है बाहर में, तो ये समझौता का लेजिस्लेशन होना चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए, यानी इसे कानून का रूप दिया जाना चाहिए, तभी वो संधि जो है मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो जब राष्ट्रपति विल्सन ने वहां की कांग्रेस में यानी वहां की संसद में इसके अप्रूवल के लिए रखा, तो इसको वहां की पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से क्योंकि वहां सेपरेशन ऑफ पावर था, इसलिए राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाया और 14 पॉइंट्स प्रोग्राम जो अमेरिका ने खुद प्रस्तुत किया था उसको लागू नहीं कर पाया। फिर इसकी विशेषता एक ये भी है कि यहां चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, इसलिए जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर हो जाता है और ये इसकी शक्ति है इस टाइप के गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हैं और सब इंडिपेंडेंट है, तो स्टेट के बीच भी विवाद पैदा हो सकता है और स्टेट वर्सेस सेंट्रल के बीच भी विवाद पैदा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसको स्टेट डिसओबे कर सकता है। तो इन सभी के लिए वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाया गया है कि कोई भी कार्यपालिका का आदेश हो या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून हो, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसके संवैधानिकता का अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस का जांच कर सकता है और जांच में उसने पाया कि ये कानून जो प्रिवेल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका उसके खिलाफ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर देगा और जब घोषित कर देगा तो व्यवस्थापिका भी कुछ नहीं कर पाएगी और कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। ये बताना क्यों जरूरी था। अब हम आते हैं अपने देश के बारे में, तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। इतनी चीज समझने के बाद ही आप अपने देश के स्ट्रक्चर्स को समझ पाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में न तो अमेरिका के तरह पूर्ण संघात्मकता है और न ब्रिटेन के तरह पूर्ण एकात्मकता है। सुनते जाइए, हमारे देश में न तो ब्रिटेन के तरह पूर्ण संसदात्मक शासन व्यवस्था है और न ही अमेरिका के तरह एकात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं है जो ब्रिटेन में। तो क्या अंतर है दोनों के संसदात्मक में, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में? तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट टोटली सुप्रीम है, हमारे यहां पार्लियामेंट टोटली सुप्रीम नहीं है। कैसे? तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून को भारत के सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इस वजह से ब्रिटेन और भारत के जो स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंस है। दोनों जगह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनाया, लेकिन वहां टोटल सुप्रीम है, भारत में टोटल सुप्रीम नहीं है। अब हमारे यहां भी प्रेसिडेंट है, ब्रिटेन में प्रेसिडेंट नहीं है। तो हमारे यहां प्रेसिडेंट है और इलेक्टेड है, तो कहीं हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाले तो नहीं है? तो नहीं, क्योंकि हमारे यहां जो प्रेसिडेंट है वो पहली बात के इलेक्टेड तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, अमेरिका का डायरेक्ट है। दूसरी बात कि हमारे यहां जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम नहीं है,
अमेरिका की तरह। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 के जरिए ये बंधा हुआ है। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्य करेगा, सारे देश के काम उसी के नाम से होंगे, बात सच है, लेकिन वो जो भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के परामर्श से करेगा, और अगर नहीं करता है तो ये उसका कृत्य असंवैधानिक होगा और इसके आधार पर उस पर इम्पीचमेंट, महाभियोग चलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के कुछ अंश भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है, उसके कोई भी प्रभाव हमारे देश पर नहीं। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंशियल टाइप गवर्नमेंट तो है ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी पूर्णतः नहीं है। ये बात अपने देश के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में छोटी बात रहनी चाहिए। क्लियर? अब हम आते हैं अपने देश के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसको लिखना है, लिखे तो बढ़ते हैं। हो गया है? समझ महसूस होता है कि जरूरी था ये? अगर इसको पहले नहीं पढ़ाते और डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट पढ़ाने लगते तो पढ़ लेते आप, लेकिन एक जो पूरी समझ के साथ पढ़ना होता है वो नहीं हो पाता। तो अब देखते हैं कि एक हेडिंग बना देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अब इसको बताने से पहले कि हमारे यहाँ जो प्रभाव है वो फेडरल का है, और फेडरल में आप जानते हैं कि दो सरकारें होती हैं। ठीक है ना भाई? अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि दो टाइप का, एक यूनिटरी और दूसरा फेडरल। तो हमने यूनिटरी टाइप का चीज को नहीं अपनाया। यूनिटरी का रूप था पार्लियामेंट्री, तो हमने यूनिटरी को नहीं अपनाया लेकिन पार्लियामेंट्री को अपनाया है। तो इसी तरह से क्रॉस अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी इस टॉपिक में, इतना सिंप्लिसिटी के साथ नहीं समझ में। हाँ नहीं है, वो भी एक ये है। तो हम तो इस शुरू में ही बात बता दें कि ना पूर्णतः एकात्मक है, ना पूर्णतः संघात्मक है, ना पूर्णतः संसदात्मक है, ना पूर्णतः अध्यक्षात्मक। संसदात्मक के तरफ हमारा ज्यादा झुकाव है, और मतलब एकात्मकता का लक्षण यदि संसदात्मक है तो हमने एकात्मकता को नहीं अपनाया, और लेकिन उसके दूसरे विशेषता यानी संसदात्मक को की ओर मेरा ज्यादा झुकाव है। यहाँ जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो हमारा देश अध्यक्षात्मक तो पूरी तरीके से नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन हमने संघात्मकता की तरफ अपने आप को झुकाया। यानी ब्रिटेन के शासन के दो विशेषताओं में से एक विशेषता को लिया, और अमेरिका के शासन के दो विशेषताओं में से एक विशेषता को लिया, यानी उस तरफ हम ज्यादा झुके रहे। तो इसको आप वो बता दीजिए तो वो विशेषता को, कि ब्रिटेन में क्या था जिसमें से एक को हमने नकार दिया और दूसरे को अडॉप्ट कर लिया। आप बताइए तो। नहीं इनको नहीं, बस एक इसमें बताइए, उतना लंबा नहीं। ब्रिटेन के में टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट में टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताया हमने, तो उसमें किसको रिजेक्ट किया और किसको अपनाया? वेरी गुड। हाँ, फिर वही बात, यही गड़बड़ा रही है ना। पार्लियामेंट्री को अपनाया और यूनिटरी को रिजेक्ट किया। तो फिर
उसी तरह फीचर आपको ना बोलना है, जितना प्रश्न किया जाए उतना ही ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तब बोलिए आप। जवाब देने का तरीका अच्छा यही है। अच्छा, अमेरिका के किस चीज को एक्सेप्ट किया, किस चीज को रिजेक्ट किया? देखिए यही। अरे भैया, इसके ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ था इस साइड में, टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में था ना, तो उसमें से किसको एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया? वेरी गुड। और कॉपिया में देखो ना, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। तब बोलिए अब आप, हम चेहरा देख के समझ लेते हैं कि कौन कितना समझा है। बहुत मुश्किल है बातें करना, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल है समझाना। जब तक इस तरह का बेस आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक आप पॉलिटी कैसे पूरी पूरी समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बुक को पढ़ा जाए, कोई भी बुक रखा जाए टेबल पे अपने, और उसका स्टडी किया जाए, और टीचर से प्रश्न किया जाए। आप लोग जो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का सबूत है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। यहां आकर के सिर्फ क्लास कर लेना ये काफी नहीं है आपके सफलता के लिए, बल्कि आपको घर पर भी पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रश्न करने वाले बने। और होमवर्क तो कोई दिखलाता ही नहीं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप साहब घर पर नहीं पढ़ते हैं। होमवर्क लेकर के आए आप, इसका मतलब है कि आप घर पर बनाए, रोड पर तो नहीं बनाए। और घर पर बनाए तो इसका मतलब है कि आप पढ़े। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, बिना इसके आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। अगर आपको निश्चित रूप से सोच कर आए हैं कि हम कामयाब होना है हमको, तो आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। सिर्फ कोचिंग के में आ करके पढ़ लेने से आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं। तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उसमें एक हुआ कि हमने फेडरल को अपनाया है। इसमें टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जब टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है तो इसके साथ साथ एक और चीज होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर भी होगा। बात समझते चलिए, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जब शब्द आ ही गया, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि जो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच में सेपरेशन। तो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट कितने होते हैं? ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट दो होते हैं। कौन कौन? वेरी गुड, ये हम जानना चाहते, ठीक है। तो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट के सेपरेट होने की बात हो रही है। जब सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब कि ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन। इसको देख के समझ ही में ना आ रहा है कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट में तीन कौन कौन है, बोलिए तो। कस के बोलिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, हाँ, अब आप सही बोलिए। तो इसके बीच व्यवस्थापिका कौन सी काम करती है, तो देखिए व्यवस्थापिका का क्या काम है। फिर इधर देखिए, हाँ, और कार्यपालिका का, और न्यायपालिका का। हाँ, मैंने जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उसको दंडित करना है, ऐसे बोलिए। न्याय देने से स्पष्ट नहीं हो रहा मामला। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में आप बोलिएगा तो क्या बोलिएगा कि जो बने हुए कानून, जो लागू किए हुए कानून का पालन नहीं कर रहा है, उसको दंड देने का अधिकार न्यायपालिका, कार्यपालिका को नहीं है। पुलिस कोई जजमेंट नहीं कर सकती है, मार देती है, गलत करती है, आपको लिख लीजिए। मारना भी एक दंड है, एक सजा है। और इस तरह के दंड का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास एकदम नहीं है। कोई फाइन वाइन करती है तो वो लेजिस्लेशन से पास हुआ रहता है तब करती है। अगर बिना लेजिस्लेटिव रूप से पारित
चीज से फाइन कर देती है तो इसका मतलब एक्सटोर्शन कर रही है पुलिस, घूस ले रहा है ऑफिसर्स, और जो फाइन का देगा उसके लिए उसको रसीद देनी पड़ेगी कि आपसे इतना रुपया हमने लिया। तो बस यहीं तक उसकी सीमा है, बाकी कैदे बामुशक्कत या दंड, आर्थिक दंड, ये सब न्यायालय का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। तो अब इतनी बातें समझ में आएगी, ऐसा इसलिए कि अब जो हम लोग भारत का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसमें फेडरेशंस भी आपको दिखाई पड़ेगा और सेपरेशंस ऑफ पावर भी दिखाई देने पड़ेगा, यानी दो प्रकार की सरकारें भी दिखाई पड़ेंगी और वो सरकार सेपरेशंस ऑफ पावर के आधार पर तीन भागों में बटी हुई दिखाई पड़ेगी, और वही हम लोग के अध्ययन का मेन विषय है। तो शुरू करते हैं। तो यहां जो स्ट्रक्चर्स है वो दो है, कितना है? दो। एक को बोलेंगे केंद्रीय सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा राज्य की सरकारें। और राज्य की सरकारें नहीं, इसी में शब्द को महसूस कीजिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स। नहीं आपको समझ में आई बात? हाँ एकदम। हम केंद्रीय सरकार लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसकी संख्या एक ही होगी, है ना? शब्द तो यही कह रहा है। और अगर हम राज्य की सरकारें लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अनेक होंगे, यानी एक तो नहीं होंगे, एक से अधिक होंगे, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो ये हमने जो सरकार के दो रूप को अडॉप्ट किया, ये फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक आइडियल एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो क्या हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टोटल फेडरेशंस को अपना लिया है? नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरेशंस और भारतीय फेडरेशन में क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां के इकाइयों को, यूनिट्स को अलग होने का अधिकार है और भारत के इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने फेडरल के जगह पर आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखने के अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, और वो मीनिंग्स क्या है कि यहाँ जो स्टेट्स है वो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप एक संघ में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका में हुआ है, हमारे यहाँ जो संघ है वो अनादि काल से बना हुआ है, और जब अनादि काल से बना हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी यूनिट्स को उस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर समझौता का परिणाम होता तो हमारे यहाँ भी यूनिट्स यानी इकाइयां यानी राज्य संघ से अलग हो सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ समझौते का परिणाम नहीं है ये संघ, ये यूनियन, इसीलिए इसकी इकाइयों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। ये संबंध जो है वो अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, माने उसमें विभाजन नहीं हुआ हो सकता है। अगर कोई चाहेगा तो सीधा क्या होगा? युद्ध, है ना? और यही देश की एकता और अखंडता यानी
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात है, जिसको प्रस्तावना में प्रियम्बल में जगह दी गई है, और देश की सेना इस यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। क्लियर? तो ये तो हुआ एक कि हमने पूरा पूरा नहीं अपनाया। अब हमने साथ ही साथ लिखा कि सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हो जाएंगे जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो उसमें पहला जो ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे व्यवस्थापिका। इसका इंग्लिश होगा लेजिस्लेटिव, है ना। दूसरा इसका जो ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे कार्यपालिका। इसका इंग्लिश होगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इसका तीसरा जो अंग होगा उसको बोलेंगे न्यायपालिका। यानी जुडिशियरी। ठीक है। अब यहां लिखने की जरूरत है कि इन तीनों ऑर्गन का काम क्या है, आप जानते हैं, सभी लोग जानता है कि लिख दे, है ना, है? लिख दे। ये जो है कानून बनाता है, यानी टू मेक लॉ। ठीक है। ये क्या है? टू इंप्लीमेंट लॉ, यानी कानून लागू करता है। ठीक है, आप समझ में आ गई बात। और ये क्या करता है? तो टू पनिश, यानी दंड देता है। अब यहां देखना यह है कि इन अंगों में, ये तो एक भावनात्मक शब्द है ना, इसको होल्ड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उसमें अगर हम लोग देखें कि होल्ड कौन करता है, तो जो व्यवस्थापिका का पावर है उसके जो पार्ट हैं उसमें पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा है राष्ट्रपति। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा? संसद, पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का भी भाग है, हालांकि वो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ता है। तो आपको 2 प्रश्न का यहां उत्तर देना पड़ेगा। एक, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग कैसे है, और दूसरा कि राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट का में कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे भाग लेता है। बोलिए। यस, गुड। ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो संसद कहलाती है, कानून बनाने का पावर इसको है, लेकिन इसके द्वारा पारित विधेयक, इसमें जो कानून बनने के लिए प्रस्ताव आते हैं, उस प्रस्ताव को विधेयक या इंग्लिश में बिल बोलते हैं। तो बिल जब पास हो जाता है तो बिल ही रहता है। वो अधिनियम कब बनता है, एक्ट कब बनता है? जब वो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो इसलिए वो पार्लियामेंट का भाग है। और बिना इलेक्शन लड़े वो उसका भाग ऐसे हो जाता है कि वो
पार्लियामेंट के प्रथम बैठक को संबोधित करता है, ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर सकता है वो, और हर वर्ष प्रथम बैठक को, और नई संसद बैठेगी यानी लोकसभा बैठेगा तो उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति जो है वो है तो एग्जीक्यूटिव आदमी, लेकिन वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। बात समझ में आई? अब यहां पर देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें कौन होगा। तो पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। हायरार्की देना बहुत जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, और चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पांचवा भी है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आ रहे हैं सर, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ऐसे कैसे है वो जरा समझना है हम लोग को। प्रेसिडेंट इसलिए है कि केंद्र के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो बाय द ऑर्डर या बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है। आप पासपोर्ट अपने पास रखते हैं तो साइन पासपोर्ट अधिकारी का रहता है, लेकिन ऊपर में आप पढ़िएगा तो लिखा रहेगा बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से जितने भी कार्यपालकीय आदेश है वो बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रहता है, इसीलिए वो कार्यपालिका का अंग है। वाइस प्रेसिडेंट चूंकि उसका वाइस है इसलिए वो अंग हो गया। इसमें कोई वाइस प्रेसिडेंट तो भूमिका ये है सिंपल स्थिति में कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन विशेष स्थिति क्या है कि जब राष्ट्रपति नहीं हो तो वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, तो इसलिए वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कोई भी निर्णय लेना होगा कार्यपालकीय तो वो कैबिनेट निर्णय लेती है, और कैबिनेट का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर्स। तो इसलिए दोनों जो है ये कैसे है अटॉर्नी जनरल, ये काफी विवाद का विषय है। अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हो, यानी वो पूरा का पूरा जुडिशियरी का आदमी है, लेकिन आदमी है जुडिशियरी का, माना जाता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि जुडिशियरी का पार्ट आप तभी मान सकते हैं जब न्याय देने में उसकी भूमिका हो। अटॉर्नी जनरल कोई जस्टिस देने का काम नहीं करता है, बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए मेहनत करता है। तो चूंकि अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर काम करता है, इस कारण से वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्लियर? और ये सिर्फ एक पद है, इसके सहयोगी होते हैं बहुत सारे, अभी 11 उसकी संख्या है, तो उसको हम लोग सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल एक होगा और सॉलिसिटर जनरल अनेक होते हैं, जिसमें वर्तमान में संख्या 11 है। तो ये हो गया। अब देखिए अगली बात जो हमें बतानी है कि यहां होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसको इंग्लिश से बोलेंगे अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट। यहां पर एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं
कि हमारे यहाँ ये, चलिए पहले जो है वो ये पढ़ा देते हैं, तब वो बात बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब इसी ढंग से इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें पूरा डायग्राम ये वाला नहीं लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं। ये जो सेक्शंस है उसको आप यहाँ पर पुट आउट कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पहला में इसके जगह पर विधानसभा है, समझ गए पूरी बात। इसके जगह पर विधान परिषद, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, विधानमंडल। अब समझ में आ गई बात। और इसके जगह पर राज्यपाल, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं कि ये वाले खंड में, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह पर राज्यपाल, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, उपराज्यपाल का प्रोविजन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह पर मुख्यमंत्री। और यहां भी मंत्री परिषद होगा, और यहां क्या होगा, अटॉर्नी जनरल की जगह पर एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इसका इंग्लिश क्या होगा, एडवोकेट जनरल। और यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपको उच्च न्यायालय, है ना। यहां क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय। ऐसे कैसे हो रहा है भाई, ये ले क्यों नहीं रहा है। उच्च न्यायालय, इसका इंग्लिश होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो चूंकि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बता चुके हैं, तो उसमें आप समझ गए। यहाँ ये बता दिया तो वही काम स्टेट में ये लोग करेंगे। जो नई चीज बतानी है हमें वो ये कि हमने कहा कि फेडरेशंस को हमने अपनाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि टोटल फेडरेशन नहीं, जैसे अमेरिका में। तो वो क्या है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो फेडरल रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन न्यायपालिका में फेडरल नहीं है, बल्कि यहां क्या है, यूनिटरी। इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय। अब बात समझ में आई। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ये हम लोग 1993 से पहले की बात पढ़ रहे हैं। 1993 में एक बहुत बड़ा महान परिवर्तन हुआ। संविधान का 72वां और 73वां संशोधन होता है, और उसमें हमारे देश में सरकार की एक अलग ढांचा विकसित हुआ, जो द्विस्तरीय नहीं होकर के त्रिस्तरीय हो गई। और अब सिर्फ संघ सरकार और राज्य की सरकारें नहीं है, बल्कि पंचायतों की भी सरकारें। और ये सरकार जिस प्रकार से हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के अंगों के बारे में उपबंध है और कार्यों के बारे में, ठीक उसी प्रकार से पंचायतों के बारे में भी हमारे संविधान में 72वां और 73वां संशोधन करके जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा संघ जो है द्विस्तरीय नहीं हो है, अब त्रिस्तरीय है, थ्री लेयर है। तो ये था स्ट्रक्चर्स और गवर्नमेंट की सारी बातें। हम समझते हैं कि हम समझाने में और आप समझने में भी सफल रहे हैं, और अगले क्लास में हम इन्हीं के एक एक बिंदुओं को उठाकर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।